हेलो गाइज, वेलकम टू दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस में रजनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो दोस्तों आज जो है मैं फिर से आप लोगों के लिए 10th क्लास का जो है ना केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज यानी धातु और अधातु के ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूं। और दोस्तों ऐसे ही ऑब्जेक्टिव मैंने एक पार्ट और बनाया है जो कि आपको इसी क्लास में मिल जाएगा। यानी आपको टोटल जो है इसमें 40 या 45 जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो कि सारे क्वेश्चन जो होंगे इस बार के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9th और 10th क्लास के लिए मैं जो है तैयारी जो है जोरों शोरों से जो है मैंने कर दिया है। और आज जो है मैं लाइव आने वाला था बट किसी कारण बस मैं लाइव नहीं आ पाया हूं। तो 9th और 10th के लिए आप लोग एकदम तैयार रह जाइए और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, अम्लगमन एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। और धातु और धातु से जो चैप्टर रहता है ये हमेशा इससे कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आता है। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। जो पारा होता है दोस्तों ये अम्लगमन एक मिश्र धातु होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी ऑक्सीजन से जो है ना मिलता नहीं है। इसमें कौन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से सीधे नहीं मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्ड। जो गोल्ड है वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, लेकिन बाद बाकी जितने भी हैं जिंक है, पोटास है और पोटेशियम है, ये सारे जो है वो आपके पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? यानी विद्युत का सुचालक कौन सा है इसमें आप लोगों को दिया गया है। ये सारे आपके पास जो है ना ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एजी। ये जो होता है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 4th की तरफ चलते हैं। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? यानी बॉक्साइट के बारे में बताना है कि बॉक्साइट जो है इसमें से कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्युमिनियम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा एसबी। आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देते हैं, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी कितने कैरेट में जो है ना सोना को व्यक्त किया जाता है। और इसका जो है एकदम आसान सा आंसर है 24 कैरेट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो 22 कैरेट पे भी मार देते हैं, लेकिन आप लोग एकदम ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 कैरेट। आगे चलते हैं, पीतल है। पीतल जो होता है दोस्तों वो क्या होता है आपको ये बताना है कि धातु होता है कि अधातु होता है कि उपधातु होता है कि मिश्र धातु होता है। तो जो पीतल होता है दोस्तों वो क्या होता है? मिश्र धातु होता है। ना ही धातु होता है ना ही अधातु होता है, ये होता है मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? आपको इसमें बताना है कि किसे जो है चाकू से हम लोग काट सकते हैं। लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को या आयरन को? तो आपको हमेशा याद रखना है कि चाकू से जो कटने वाला पदार्थ होता है वो है लिथियम। यानी लिथियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, कैल्शियम को नहीं काट सकते हैं, कॉपर को भी नहीं काट सकते हैं और आयरन को भी नहीं काट सकते हैं। यानी एक लौता जो है वो है लिथियम इस ऑप्शन में। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? इसमें आपको बताना है कौन सा जो है आयनिक यौगिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaCl2। ये जो है दोस्तों ये क्या है? एक आयनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है कि निम्न में से कौन अधातु है? इसमें बताना है हमें कौन सा जो है अधातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन जो होता है वो अधातु होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की ओर चलते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, यानी हाइड्रोजन के ऊपर के धातु को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कह रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। यानी उच्च धातु के धनात्मक के लिए हम जो धातु होता है वो क्या बन जाता है? धायानम बन जाता है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो समानता जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं क्षारीकरणीय, है ना। ये होते हैं क्षारकीय, है ना, क्षारकीय होते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अयस्क के चुंबक
अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण जो है इसको हम लोग कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि सल्फाइड आयस्क का सांद्रणीकरण किया जाता है, यानी जो इसका हमें सल्फाइड आयस्क का सांद्रित किया जाता है वो किसके साथ किया जाता है? वो होता है फेन प्लावन द्वारा, है ना, फेन प्लवन द्वारा। आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 17 हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर फाइराइट CuFeSO2। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि साधारण गंधक किस अवयव के रूप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो 18 है, 18 का जो सही आंसर हो जाएगा कि किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, S8। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का जो सूत्र होता है वो होता है P4। हमेशा याद रखना है आपने। निम्नलिखित में सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? आपको बताना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि सोना जो होता है वो किस द्रव में जो है घुल जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लराज में, है ना। अम्लराज में जो है सोना जो है क्या करता है? घुल जाता है। आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि कौन सा अधातु के कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं हम लोग? सोल्डर कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो इन चारों में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी AU। ये सबसे जो है अधिक क्रियाशील होता है, अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो ये एक पार्ट था। दूसरा पार्ट मैं आप लोगों को जो है इसी में दिखाता हूं और दूसरे पार्ट को मैं आपको जो है शो करता हूं। ये देखिए पार्ट नंबर 2 है, धातु अधातु का जो है ये पार्ट नंबर 2 है। तो दोनों आप लोग देख लीजिए क्योंकि दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और एग्जाम में इससे बाहर दोस्तों कुछ भी नहीं आने वाला है, आप लोगों को यकीन करना पड़ेगा कि इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील होता है? तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर देना है कि कौन अति ज्वलनशील होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस, यानी जो श्वेत फास्फोरस होता है वो अति ज्वलनशील होता है। आगे चलते हैं कि विद्युत अपघटनीय प्रकीर्ण में अशुद्धि धातु को बनाया जाता है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनोड, यानी एनोड जो है हम लोग कम जो विद्युत अपघटनीय प्रकीर्ण से अशुद्धि धातु बनाया जाता है उसे हम लोग एनोड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा के। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 4 की तरफ चलते हैं कि वर्गीकरण यानी वैलेजाइनेशन की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? यानी आपको इसमें बताना है कि प्राकृतिक रबड़ में जो है हम लोग क्या मिलाते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्राकृतिक रबड़ में हम लोग साधारण गंधक को मिलाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? कितना लंबा तार बनाया जा सकता है 1 ग्राम सोने से? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 ग्राम सोने से जो है 2 किलो, 1 ग्राम सोने से 2 किलो हम लोग लंबा तार बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर वर्करी धातु जिस अवस्था में पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कमरे के ताप पे बताना है कि जिस अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क के साथ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट के साथ, यानी इसका जो फॉर्मूला है वो है Al2O3 2H2O। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी धातुमल होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं किसी तत्व के गुणधर्म को 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है। यानी इसका आंसर जो है आपको बताना है क्या होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं अपरूपता, अपरूपता इसे कहा जाता है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अधातुओं की प्राकृतिक होती है, आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अधातुओं की प्राकृतिक क्या होती है, तो हमेशा बताना है कि विद्युत धनात्मक होता है, हमेशा याद रखना है। और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार रिपीटेड भी होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो आपको याद रखना होगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा जिंक। जिंक पे चढ़ाया जाता है, क्योंकि लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए हम लोग जिंक का परत जो है ना लोहे पे या इस्पात पे चढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो उसमें जो है ना जंग नहीं लगता है। और इससे भी क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का पूछ देगा क्वेश्चन कि बताइए कि हम लोग क्या चीज का उपयोग करें कि लोहे पे जंग ना लगे, या लोहे पे जंग ना लगने का कारण क्या होता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा जिंक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि किस रासायनिक अभिक्रिया को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये 12 नंबर, और 12 नंबर आपको याद रखना पड़ेगा जिप्सम। आपको याद भी रखना पड़ेगा, ऐसे भी पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैसे बनता है, तो आपको ऐसे भी बता सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम लोग जिप्सम को जब गर्म करते हैं ना, तब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ना। तो जिप्सम को गर्म करने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार दोस्तों एग्जाम में पूछा ही जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 अभिक्रियाशील के इस क्रम में कौन सी सही है। अभी यहाँ पे आपको 4 क्रम दिए गए हैं, इन चारों में से बताना है कि कौन सा जो क्रम है वो सही है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो जाएगा Mg ग्रेटर देन लेस देन Al, ग्रेटर देन जो हो जाएगा जिंक, और ग्रेटर देन हो जाएगा Fe, है ना। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को 14 को एक्टोरेजिमा यानी रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, इसका अनुपात बता देना है हमें कि किस अनुपात में रहता है। तो याद रखना है ये अनुपात जो होता है 3.1 के अनुपात में जो है ये रहता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि अपने शुद्ध रूप से धातु की सतह होती है। तो अपने शुद्ध रूप से जो धातु की सतह होती है वो क्या होती है, चमकदार होती है। आपको तो अगर आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में तो आराम से आप इन सारे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। अब बताओ, अभी पीछे पूछा था कि 1 ग्राम सोने से हम लोग कितना लंबा तार बना सकते हैं। अब इसमें क्या पूछा है कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। अब इसको जो खींचते हैं इसकी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको याद रखना होगा, इसे हम लोग कहते हैं तन्यता, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, इसे गुणधर्म को क्या कहते हैं। तो ये भी याद रखना पड़ेगा, इसको हम लोग कहते हैं अपवाद धर्वंता, है ना। इसे हम लोग कहते हैं आधावात्रता, है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को चलते हैं। 18 देखते हैं कि जो धातुएं ठोस सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं। तो आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना पड़ेगा, ध्वनिकर यानी सोनोरस भी इसे कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं और 19 कह रहा है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है। सबसे अधिक तन्य धातु जो होती है दोस्तों वो कौन सी होती है, आपको तो पता ही है भाई, सोना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। कौन ऐसा अधातु है जो अधातु होने के बाद भी चमकीला रहता है। तो हमेशा याद रखना है आयोडीन। आयोडीन जो होता है अधातु होने के बावजूद भी ये चमकीला होता है। आगे चलते हैं कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ये सबसे कठोर बताना है कि सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है दोस्त, वो होता है हीरा। तो याद रखना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथोडीकरण, यानी एथोडीकरण कहा जाता है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को। तो दोस्तों आज इस क्लास में हम लोगों ने जो है 45 क्वेश्चन जो है ना डिस्कस कर लिया है। अब धातु और अधातु में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है।
तो एग्जाम में जाने से पहले आप लोग एक बार जरूर इन सारे क्वेश्चनों को देख के जाइएगा और आप लोगों के लिए काफी जो है ना इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके आगे जो है मैं केमिस्ट्री में एक और चैप्टर, 2 चैप्टर रह गए हैं, तो आज ही के डेट में आपको एक और मिल जाएगा कार्बन तथा इसके यौगिक का वीडियो, और हो सके तो आज ही मैं अपडेट कर दूंगा तत्वों का आवधिकरण वर्गीकरण, ठीक है। और कल जो आएगा वो आएगा दोस्तों बायोलॉजी का। बायोलॉजी में भी 3-4 चैप्टर हैं आप लोगों के पास, तो जो भी चैप्टर है 3 या 4 चैप्टर होंगे मेरे ख्याल, तो तीनों चारों का जो है पार्ट बाय पार्ट करके मैं एक ही दिन में सारा ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। उसके बाद जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा कि कौन कौन जो है सब्जेक्टिव, जैसे कि 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले कौन कौन से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि वो लोग भी इन सारे वीडियो का जो है ना लाभ उठा सके। और जो भी इस बार मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से हो, अगर आप 10th क्लास का दे रहे हैं एग्जाम, तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि पूरा एकदम ये एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है। और मैंने पूरा एनसीईआरटी को ही रखा है ना, क्योंकि आपको भी पता है कि एनसीईआरटी से आने वाला है, तो क्यों ना हम एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चन कर लें। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और हर एक बार एग्जाम में आते हैं, तो याद रखिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।